हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। एक बार उसको रिकॉल करते हैं। देखिए, हमने देखा था टोटल जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड से क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी क्या होता है, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ना, एग्रीगेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द एंटायर इकोनॉमी, ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। आई क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम मतलब नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। ये तो हमें समझ आ गया। सी को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो आपको कहीं कहीं पर क्या बोल सकते हैं हम सी को, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई को, आई क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको पता है कैपिटल फॉर्मेशन, और यहाँ से अभी हमने डेप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं किया है, तो आई का क्या मतलब है, ग्रोस, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस जी क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी, ठीक है। और एक्स माइनस एम क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स। एक्स माइनस एम क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स। क्लियर। तो ये आपकी क्या है, जीडीपी। कौन से मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से। अच्छा, जब भी हम यहाँ पे आप देख रहे हैं बार बार फाइनल की बात हो रही है, तो यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था, हमने जब एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, तो ये क्या था, ये जो ₹50 था फाइनल एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय द फार्मर। तो आप इसको ये मत समझिएगा ये वो था जो देखिए ऊपर मैंने एग्जाम्पल लिया था ना हम लोगों ने, ये वाला, ये वाला ₹50 नहीं है, लेकिन ये कौन सा वाला फाइनल एक्सपेंडिचर है भाई। जब इसने प्रोडक्शन किया था, फार्मर ने ₹100 का 50 का बेकर को बेच दिया था, तो 50 का कहीं और बेचा होगा, है ना। वो जो 50 का कहीं और बेचा वो फाइनल है, जो 50 का बेकर को बेचा वो फाइनल नहीं है, वो तो इंटरमीडिएट है, वो तो इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट हमारे कहीं पर भी इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि जब हम 200 वैल्यू इंक्लूड करें तो उसमें वो 50 ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, फाइनल एक्सपेंडिचर ही हमेशा इंक्लूड होता है। क्या ये बात समझ आ गई। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझने की हमें ज़रूरत है। ये जो आई है ना टोटल जीडीपी में एक्सपेंडिचर मेथड से, ये आई सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है, मतलब ये काफ़ी चेंज होता रहता है, ये अनस्टेबल है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा, ये मोस्ट अनस्टेबल वेरिएबल है। ये तो देखो, वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज होते रहे, सी भी चेंज हो रहा है, आई भी चेंज हो रहा है, जी भी चेंज हो रहा है, एक्स भी और एम भी। तो इन सब में सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा है, इन्वेस्टमेंट। क्लियर। अब हम बात करते हैं बेटा इनकम मेथड की। किसकी बात कर रहे हैं अब हम, इनकम मेथड की। इनकम मेथड आपको पता है, फैक्टर सर्विसेज जो दिए हैं उसके बदले में जो पेमेंट मिल रही है उसी का टोटल क्या होता है, फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम हमें किस किस रूप में मिलेगी, फैक्टर इनकम हमें वेजेस के रूप में, रेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में और प्रॉफिट के रूप में। और कोई रूप है क्या इसका फैक्टर इनकम का, नहीं, ये चार ही होती है। वेजेस किसको मिलते हैं, लेबर को। रेंट किसको मिलता है, लैंड को। इंटरेस्ट कैपिटल पर। प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को। ये चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और उनकी जो इनकम है वो क्या है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब आपको ये बात भी पता है कि जितना हमने ये मान के चल रहे हैं हम कि सेविंग्स ज़ीरो है, और अगर सेविंग ज़ीरो है तो जो इनकम हमारे पास आ रही है वही हम खर्चा करते हैं। इसका मतलब फाइनल एक्सपेंडिचर, सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी इज इक्वल्स टू इनकम
received by all the factors of production taken together. राइट, क्लियर है ना? अच्छा, फाइनल एक्सपेंडिचर आपको पता है कि इसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स पर नहीं आएगा. फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स, इट डज नॉट इंक्लूड स्पेंडिंग ऑन इंटरमीडिएट गुड्स. तो इसका एक सिंपल सा मतलब है कि जो रेवेन्यूज अर्न बाय रेवेन्यू अर्न बाय all the firms put together must be distributed among the factors of production as salaries, wages, profit and interest. सैलरीज, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट. सैलरीज और वेजेस आप समझ रहे हैं ना भाई. जो वैसे वाला काम कर रहे हैं उसकी इनकम को हम सैलरी बोल देते हैं, और जो लेबर वाला काम कर रहे हैं डेली वेज, मतलब जो डेली के तौर पर पाते हैं उसे हम वेजेस बोल देते हैं. तो सैलरीज, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड रेंट. ठीक है, इसका मतलब पूरी जीडीपी अगर हम मान लेते हैं, लेट हाउस होल्ड्स कितने हैं पूरी इकोनॉमी में, समझ लो हाउस होल्ड्स हैं एम. नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कितने हैं एम. तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड को हम मान लेते हैं डब्ल्यू आई क्या है, वेजेस एंड सैलरीज received by ith household in a particular ईयर. समझ आया? तो इसी तरह से पी आई क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट. आई क्या हो जाएगा, आई एन आई क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट. और रेंट क्या हो जाएगा, आर आई क्या हो जाएगा. देखो पी आई, उसके बाद आर आई और आई एन आई, ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट ऑफ आई एथ हाउस होल्ड. ठीक है, तो हमारी टोटल जीडीपी क्या हो गई, जीडीपी बराबर है, आइडेंटिटी आएगी ना, ये तो हमेशा ही होल्ड करेगी, समेशन ऑफ टी आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर कितने घर हैं एम डब्ल्यू आई प्लस समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू एम पी आई प्लस समेशन ऑफ आर आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एम तक प्लस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एम तक आई एन आई. ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं ये डब्ल्यू है, इसको हम मान लेते हैं पी है, इसको आर और इसको इंटरेस्ट. समझ आया? तो हमारी जीडीपी हो गई डब्ल्यू प्लस प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, क्या ले रहे हैं हम, वेजेस, प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट. क्लियर? अभी हमने यहाँ पे पी को क्या माना है, ग्रॉस प्रॉफिट. पी को हमने क्या माना है, ग्रॉस प्रॉफिट. मतलब डेप्रिसिएशन अभी हमने अकाउंट नहीं किया, तभी हम इसको क्या मान रहे हैं, जीडीपी. ठीक है, समझ आया? तो इसका मतलब अभी 3 मेथड से हमारी जीडीपी आ चुकी है. पहला मेथड जीडीपी काउंट करने का, कैलकुलेट करने का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट.
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, समझ रहे हो ना, हमारी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितनी वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ है, वो है जीडीपी। उसको पहले हमने देखा प्रोडक्शन मेथड से, T=1 से लेकर n तक, GVAI आपको याद है, हर एक फॉर्म का, हर एक फॉर्म ने कितना प्रोडक्शन किया उसको ऐड किया था। फिर एक्सपेंडिचर मेथड से C+I+G+X-M, और फिर इनकम मेथड से W+P+IN+R। समझ आया? क्लियर? तो ये हो गया हमारा इनकम मेथड। अब इसको हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखा इसको अब हम डायग्राम से बना देते हैं। देखो एक डायग्राम बनाते हैं फटाफट। ठीक है, ये हमारा ये हो गया X-M C+I+G। ठीक है, ये हो गया P इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट और वेजेस, और यहाँ पे हो गया सिग्मा T=1 से लेकर n तक। ये क्या हो गया? GVI, GV ग्रॉस वैल्यू एडिड, GVA और I। अच्छा, ये P कौन सा है? ग्रॉस प्रॉफिट है। ये P कौन सा है? ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये क्या तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीडीपी को। ये कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर मेथड। ये कौन सा मेथड है? इनकम मेथड। और ये कौन सा मेथड है? प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिड मेथड। प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिड मेथड। क्या आपको ये बात समझ आई? अच्छा, अब हम एक बार इनकम मेथड को फिर से देख लेते हैं। इनकम मेथड, अगर मैं इनकम मेथड में अब ग्रॉस की जगह नेट प्रॉफिट ले लूँ, क्या ले लूँ? नेट प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने ग्रॉस हटा दिया ना। वो हमने क्या पढ़ा? वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। वेजेस को हम बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, और क्या बोल सकते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन क्या होता है? जब आप कोई मुआवजा ना काम करने के बदले जो आपको मिल रहा है वो आपका कंपनसेशन है। तो वेजेस को और क्या बोल सकते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। और इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक वेजेस इन कैश और एक वेजेस इन काइंड। एक वेजेस इन कैश और एक वेजेस इन काइंड। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस में और क्या कर सकते हैं हम? देखो, ये जो रेंट है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है, इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? रेंट एंड रॉयल्टी। रॉयल्टी भी होता है ना, जब आपने कोई चीज़ पेटेंट करवा ली है तो उसके ऊपर जो आपको मिलता है वो होती है रॉयल्टी और इंटरेस्ट। ठीक है, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? प्रॉफिट। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? प्रॉफिट। समझ आया? वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, आप ये भी कह सकते हैं सम ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। और आप ये भी कह सकते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। तो बस। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, जैसे किसी की अपनी दुकान है, सब कुछ वही कर रहा है, वही लेबर है, वही उसने अपने घर से ही लैंड लगा ली, मतलब अपने घर से ही दुकान ले ली। ठीक है, पैसा भी अपने घर से ही लगाया है और सब कुछ देखभाल वो खुद ही कर रहे हैं। तो अब उसका हम कैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट अलग करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तब उस केस में उसको हम बोलते हैं मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं? मिक्स इनकम ऑफ
सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इसलिए हमारे फार्मूले में हम ये और ऐड कर देंगे, तो अब हमारा एनडीपी का फार्मूला हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। समझ आया? क्लियर? अब एक बार प्रॉफिट को भी समझ लेते हैं। प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट जो है वो 3 हिस्सों में बढ़ता है। पहला होता है आपने अपने पास बचा के रख लिया, ठीक है, ताकि आप अपनी कंपनी में और इन्वेस्ट करें, उसे हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। उसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्लियर? उसके बाद एक होता है आपने अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट बांट दिया, उसे बोलते हैं हम डिविडेंड। और तीसरा क्या होता है, जैसे इनकम पर टैक्स लगता है, ऐसी जो कंपनीज पैसा प्रॉफिट अर्न करती हैं उसके ऊपर भी तो टैक्स लगता है ना, तो वो जो हम एज अ कॉर्पोरेट प्रॉफिट कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं। तो प्रॉफिट के ये 3 पार्ट हो गए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट टैक्स। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और तीनों मेथड्स को समझेंगे। एक एग्जाम्पल से तीनों मेथड को समझ लेंगे ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। थैंक यू।